जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस बुक का ये थर्ड सेट होगा। दोस्तों, एडिटोरिया बुक से यह तीसरा सेट है प्रैक्टिस बुक का, और इससे दो सेट में इससे पहले करवा चुका हूं। यदि आप लोग उसे नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और उसे देख जाइए। और भारतीय संविधान से भी संबंधित पूरी बुक चैप्टर वाइज घटना चक्र का बुक मैं करवा चुका हूं और वो भी चैप्टर वाइज है, उसे भी आप लोग देख सकते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का भी पूरी बुक करवा चुका हूं, उसे भी प्लेलिस्ट में शामिल कर दिया हूं। दोस्तों, यदि आप लोग नहीं देखे जाए प्लेलिस्ट में जाएं और उसे भी देखें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस बुक थर्ड। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है, इसे हम लोग देखेंगे आज। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, यह प्रश्न पूछा है हमसे। तो चार ऑप्शन है। ए, पंचायतों का चुनाव करवाना, निर्वाचन क्षेत्रों को परिसीमित करना, मतदान सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों को पंजीकरण करना। देखिए, पंचायती राज का जो चुनाव है वो भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत के चुनाव आयोग का कार्य नहीं है पंचायतों का चुनाव करवाना। पंचायतों का चुनाव करवाना किसका कार्य है? पंचायतों का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है, न कि भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर। 2 में कहा जा रहा है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। कौन सा शपथ ग्रहण करते हैं? चार ऑप्शन है इसमें से। ए ऑप्शन में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसमें कहा गया संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में कहा गया है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, यह प्रश्न पूछा है। चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था और 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन में जब देखें तो कब? 24 अप्रैल 1993 को। पंचायती राज से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज को त्रिस्तरीय करने की सिफारिश पहली बार दिए थे। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। एल एन सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किए थे, एल एन सिंघवी समिति ने। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1992 द्वारा पंचायती राज को संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इसमें कहा गया कब लागू हुआ, यह प्रश्न पूछा है। दिया गया कब? तो 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया, परंतु 24 अप्रैल 1993 में 73वां संविधान संशोधन को लागू किया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में ए में है, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना आवश्यक नहीं है। हमसे पूछा कौन सही है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ये यदि लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषदों को त्याग पत्र देना आवश्यक है, नहीं है तो ये गलत है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद ये कहा जा रहा है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ये भी गलत है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है
विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कुल सदस्यों में से 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, 5/6 सदस्यों का, और 1/6 को राज्यपाल नामित करते हैं। 1/6 को राज्यपाल नामित करते हैं, बाकी 5/6 को अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा गया सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो दोस्तों, कुछ भी सीखने के लिए मिलता हो, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो अशोक मेहता समिति के सिफारिश में कौन शामिल नहीं था, हमसे ये प्रश्न पूछा है। तो ए में है पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, ये शामिल था। और कहा गया है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी सही है। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ये भी सही था। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। 8 में मिलान करना है दोस्तों। तो हम लोग मिलान करते हैं, एक तरफ महाजनपद है, एक तरफ उसकी राजधानी है, जनपद है, और एक तरफ महाजनपद है और उसकी राजधानी है। चलिए हम लोग देखते हैं, एक तरह मैच करने की कोशिश करते हैं इसे हम। चलिए मैच करते हैं। मल मल की राजधानी कहाँ है? तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर, ठीक है। कम ये यदि हम देखें इसमें अश्मक का पोटन है पोटली, मगध का गिरिवर्ज, पंचाल का आई छत्र, कंबोज का हाटक। यदि मैच करें 4-2-1-5-3, 4-2-1-5-3, 4-2-1-5-3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, 4-2-1-5-3। यदि इसमें हम देखें कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद की राजधानियां हम इसमें और देख लें। देखिए अंग का कहाँ है? चंपा, जो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये अंग का चंपा, मगध का गिरिवर्ज या राजगिरी, वत्स का कौशाम्बी, मल का कुशीनगर, कंबोज का हाटक, अश्मक का पोटली और पंचाल का हिचत्र। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से कौन संबंधित नहीं था? अश्वघोष, चरक, नागार्जुन, पतंजलि। तो पतंजलि था जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था, और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अश्वघोष, नागार्जुन, पर्शव तथा चरक, ये चारों ही कनिष्क के दरबार में से संबंधित थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। महर्षि पतंजलि शुंग कालीन विद्वान थे। शुंग वंश के शासनकाल के समय महर्षि पतंजलि का काल था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। इसमें कहा गया है हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था। तो हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, ये हमसे प्रश्न पूछा है। इस्लाम तो हिजरी संवत पैगंबर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर नहीं, हिजरी संवत इस समय नहीं हुआ था। पैगंबर साहब के मृत्यु पर, ये भी नहीं। हजरत अली की शहादत पर नहीं। तो पैगंबर साहब के मक्के से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य पर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। तब हिजरी संवत से चालू हुआ था। तो इस्लाम धर्म पर प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म सऊदी अरब में मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, पैगंबर मोहम्मद साहब का। और 622 ईस्वी में उनके मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में हिजरी संवत प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में मैच करना है दोस्तों। इसे हम लोग देखते हैं क्या है मैचिंग में। एक तरफ है वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और शंकराचार्य। यदि मैच करें तो हमें जो आता है उससे पहले आप मैच कर ले। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, रामानुजाचार्य विशिष्ट है। रामानुजाचार्य तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य एक
बी का 3 2 में है, ठीक। और शंकराचार्य क्या होगा, तो अद्वैतवाद है शंकराचार्य का, अद्वैतवाद शंकराचार्य। 3 और 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। और मैच कर लेंगे, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग हो जाएगा, माधवाचार्य द्वैतावाद हो जाएगा, माधवाचार्य द्वैतावाद। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। वल्लभाचार्य, पुष्टि मार्ग, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, माधवाचार्य द्वैतावाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। भारत में 12 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, राजा कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था 1857 में। क्रांतिकारी 80 वर्ष के जगदीशपुर के जमींदार थे कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 13 में ये नीचे दिए गए घटनाक्रम को विचार कीजिए, ठीक है, और काल अनुक्रम के द्वारा सजाना है, बहुत अच्छा है। यदि हम देखें इसमें घटनाक्रम में, इसमें दिया हुआ बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ, तो बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ कब, ये पूछा है। तो बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 1905 को। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरित, चलिए दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरित देखें तो 1911 में। कांग्रेस का विभाजन 1905 में। साथ में देखिए बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, और दिल्ली का स्थानांतरण हुआ था 1911 में राजधानी, और कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था दोस्तों, और मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था, ठीक है। यदि इस प्रकार हम मैच करें तो सबसे पहले कौन आएगा, पहले बंगाल विभाजन आएगा, उसके बाद मुस्लिम लीग का आएगा 1-4 ऑप्शन नंबर, उसके बाद कांग्रेस विभाजन आएगा, उसके बाद दिल्ली आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, 1-4-3-2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी की षड्यंत्र केस के तहत दी गई थी। किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी दी गई थी अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को, तो किसके तहत दिया गया था, यह प्रश्न पूछा है। फांसी 4 ऑप्शन है, पेशावर षड्यंत्र केस में, सैंडर्स की हत्या के केस में, काकोरी षड्यंत्र केस में और दिल्ली षड्यंत्र केस में। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी वो काकोरी षड्यंत्र केस में, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलते ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया, और इस केस में राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ऐसे अब काकोरी षड्यंत्र केस नहीं, काकोरी एक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये किसने कहा था, चित्तरंजन दास ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने ये कहे थे कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कहा गया है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में वर्ष 1576 ईस्वी में मिलाया था, वर्ष 1576 ईस्वी मिलाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था। गांव के शासन को स्वायत्तशासी, तो सबसे पहली बार किसने किया था स्वायत्तशासी करने के लिए, यानी स्वशासन बनाने के लिए किसने किया था। तो 4 ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन में कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने या मौर्यों ने। तो ऑप्शन नंबर बी द्रविड़ों ने सबसे पहला ये सूत्रपात किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा गया है
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में 1967 से 69 में, प्रथम 67 से 69 के बीच में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें हैदर अली ने का विजयी घोषित हुआ था। हैदर अली, 4 मैसूर युद्ध हुए थे, इसमें से ये प्रथम आंग्ल मैसूर था जो हैदर अली विजयी हुआ था 1767 से 69 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी सर विलियम जोन्स ने कालिदास की रचना को 1784 ईस्वी में इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, सर विलियम जोन्स पॉलिन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के, और उनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। वे स्वयं इसके संस्थापित नियुक्त हुए, सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था में एशियाटिक रिजर्वेशन रिसर्चेज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत में अतीत को प्रकाश में लाने का किया गया, और इन्होंने 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसके 5 संस्करण प्रकाशित किए। कब? 1789 ईस्वी में इसे प्रकाशित किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा गया है कि प्रश्न नंबर 20 में है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 को देखें हम। इसमें कहा गया है डुरंड किन 2 देशों की सीमा है? तो डुरंड रेखा किन 2 देशों की सीमा है? तो यदि हम देखें इसमें डुरंड रेखा के बारे में, तो डुरंड रेखा है जो 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहा जाता है। यह 2430 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 2430 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर। 21 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर, ताप्ती, राप्ती, ये सही है। लुधियाना, सतलज, ये भी सही है। जबलपुर, सोन, सूरत, ताप्ती, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। जबलपुर सोन नदी के किनारे, ये गलत है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है दोस्तों। नर्मदा नदी के किनारे कौन है? जबलपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। लघु ज्वार भाटा का कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? अर्ध चंद्रमास के समय, दिन के समय, 1 महीने में 1 बार, या 1 सप्ताह में 2 बार। तो लघु ज्वार भाटा अर्ध चंद्रमास के समय होता है। अर्ध चंद्रमास के समय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। लघु ज्वार भाटा अर्ध चंद्रमास के समय पैदा होता है जब सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तभी लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। लघु ज्वार भाटा विशेषतः कमजोर ज्वार भाटा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23 में यदि हम देखें तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? झेलम सिंधु की सहायक नदी है, सतलज सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन इंद्रावती सिंधु की सहायक नदी नहीं है। यदि ऑप्शन देखें इसमें तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में कहा गया है, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होती है। किसके कारण मौसम एवं उसकी बनावट में परिवर्तन होता है? ये कौन सी कारण है? एक में है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा होता है, बी में पृथ्वी का घूर्णन के कारण, सी में पृथ्वी का परिक्रमण के कारण, और डी में पृथ्वी के अक्ष का उसके कक्ष के समतल की ओर झुकाव के कारण होता है। तो मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुके होने के कारण ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए देखें, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की ओर।
25 में कहा गया है डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है दोस्तों, डंकन पास किनके बीच स्थित है। तो 4 ऑप्शन है इसमें से। जो डंकन पास है आपको दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच डंकन पास स्थित है। और यह हिंद महासागर के में स्थित एक जल संधि है, हिंद महासागर में। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 छोटे द्वीप समूह हैं अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में 26 नंबर प्रश्न में देखें दोस्तों, मैचिंग करना है हमें। कोशिश करते हैं इसे एक फ्रेम में लेने का। तो मैच करने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इसे मैच करेंगे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे मैच करके देखते हैं हम लोग। इसमें कहा गया भील, भील कहाँ के जनजाति हैं, भील कहाँ रहने वाले हैं। तो भीलों का जो निवास क्षेत्र राजस्थान और महाराष्ट्र के पास में है। गौंड छत्तीसगढ़ का, गौंड कहाँ का, छत्तीसगढ़ का, और गौंड छत्तीसगढ़ का, ठीक है। लिम्बुशु, लिम्बुशु सिक्किम का, और कोयनियाक नागालैंड का, कोयनियाक नागालैंड का। यदि ऑप्शन देखें 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, 1 किसमें है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। भील जनजाति राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में क्या है, 27 में कहा गया है दोस्तों, इसमें 27 नंबर प्रश्न में है भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण किस काल में हुआ है, क्रिस्टेशियस युग में, या प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनिफेरस युग में, या मायोसीन युग में। तो भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का शैल का निर्माण क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्रिस्टेशियस युग में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 की ओर। 28 में कहा गया है, 28 में है कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। कांडला है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, जल पोत भंजन उद्योग के लिए नहीं, हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए नहीं, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। तो कांडला है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में, 29 में कहा गया गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य FSP कौन जारी करता है। तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर। 30 में मैच करने के लिए दिया हुआ है, चलिए इसे भी मैच करते हैं हम लोग। थोड़ा छोटा कर लीजिए, ठीक है। आ गया एक फ्रेम में, इसे हम लोग देखेंगे। आर्थिक विकास, सबसे पहले कहा गया आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास क्या है, तो आर्थिक विकास संरचनात्मक परिवर्तन। यदि किसी का आर्थिक विकास होगा तो उसका संरचनात्मक परिवर्तन होगा, उसमें आर्थिक वृद्धि होता है। यदि आर्थिक वृद्धि होता है तो सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगा। आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषी विकास पर्यावरण, संपोषी विकास पर्यावरण, और जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य। यदि एक भी पता होता तो इसे हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किससे युग्मित होता है आर्थिक विकास, यह प्रश्न पूछा है। तो ए में है अपस्फीति, बी में अस्फीति, सी में स्टैगफ्लेशन के साथ, और डी में अतिस्फीति के कारण। तो आर्थिक विकास है जो अस्फीति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 32 में कहा गया यदि एक दिन दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय है। तो वास्तविक आय क्या होगा, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमत भी बढ़ जाता है और उसकी मौद्रिक आय भी दोनों दुगनी हो जाता है तो वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं अपरिवर्तित रहेगा। खरीदेगा भी ज़्यादा दाम में और बेचेगा भी ज़्यादा दाम में, तो क्या हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इस प्रकार
कोई प्रभाव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। 33 में कहा गया है पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किस तत्वों का प्रचुरता है। तो पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में निफे निफे तो निफे के निर्माण में क्या होगा, एक हो गया Na यानी कि निकेल और फेरस, निकेल और फेरस। ऑप्शन नंबर निकेल और फेरस किसमें, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। यदि हम परत को देखें, 3 परत पाए जाते हैं इसमें। पृथ्वी के मुख्यतः 3 परत मानी गई है। एक हो गया भूपटल या भूपरपट्टी, एक मेटल, एक कोर या निफे। तो ऑप्शन नंबर डी निफे में निकेल और फेरस होता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में दिया गया है। 34 में है भौगोलिक अपर्धन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है। भौगोलिक अपर्धन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने की है। 4 ऑप्शन है। तो भौगोलिक अपर्धन चक्र की संकल्पना WM डेविस ने की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 में। 35 में सुंदा ट्रैंक किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो सुंदा ट्रैंक है जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। जावा द्वीप के समानांतर सुंदा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन है, सुंदा ट्रेंच। इसकी गहराई लगभग 7,725 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 की ओर। 36 में कहा गया है वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। अटल आवासीय विद्यालय योजना 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू की गई। अटल आवासीय विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा 1 जुलाई 2023 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या है। 2 मुंह वाले बौने तारे का पता लगाया गया है, उसका नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, डिलक्स, जानूस, सर्द या प्रोबलसन। तो ऑप्शन नंबर बी जानूस है। 2 मुंह वाले सफेद तारे का जो खोज किया गया उसे नाम है जानूस। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं 39 में। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 को किसे सम्मानित किया गया था। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 ऑप्शन नंबर बी राजा सुब्रमण्यम को दिया गया था। राजा सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 40 की ओर। 40 में कहा गया प्रश्न में कि हेनले पासपोर्ट 40 नंबर प्रश्न में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान, इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी 85वां स्थान है भारत का। हेनले पासपोर्ट में कितना है, 85 स्थान पर है। यदि पहले स्थान पर आपसे पूछ ले तो पहले स्थान पर सिंगापुर है हेनले पासपोर्ट सूचकांक में, और दूसरे पर जर्मनी तथा तीसरे स्थान पर जापान है, और भारत का स्थान 85वां है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 41 की ओर। ई सारस है जो मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ई सारस मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। 42 में दिया गया है, प्रश्न नंबर 42 में हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ओमान चंडी है जिनका निधन हो गया है, वो केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केरल के मुख्यमंत्री 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 की ओर। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, भारत में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 की ओर। 44 में कहा गया है इसमें कि बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु राशि आवंटित की गई है। तो बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन के लिए प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन नंबर डी 70,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। 45 में कहा गया है दोस्तों, इसमें है हाल ही में आए बिपरजॉय तूफान का नामकरण किस देश ने किया है। जो बिपरजॉय नामक तूफान आया था, उस तूफान का नाम किसने दिया था। तो 4 ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम दिया था। जून में आया था 2023 में, बांग्लादेश ने इसका नाम दिया था बिपरजॉय। और यह तूफान गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में काफी तबाही मचाई थी, काफी प्रभावित की थी। कुछ तूफान जैसे 2023 में मोचा आया था, उसका नामकरण यमन ने किया था। यमन ने मोचा नामक तूफान का नामकरण किया था। और मैड्रेस नामक तूफान का नामकरण यूएई ने किया था। और सीतरंग का तूफान का नामकरण थाईलैंड ने किया था, सीतरंग। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 46 की ओर। 46 में कहा गया है निम्नलिखित में से निम्नवर्तित संसद भवन का नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण जो दिया हुआ है इसमें कि नवनिर्मित जो संसद भवन का निर्माण हुआ था, उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। किस डेट को प्रधानमंत्री ने संसद भवन का निर्माण किए थे, ये पूछ रहा है प्रश्न। तो ए में है 5 मार्च 2023 को, 11 अप्रैल 2023 को, 28 मई 2023 को, या 15 अगस्त 2023 को। तो ऑप्शन नंबर सी 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन पर उद्घाटन किया गया था, उद्घाटन किए थे। और इसका डिजाइन बिमल पटेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। 47 में कहा गया है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय 47 प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है। तो आईएमओ का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न पूछा है। वियना में, मैड्रिड में, लंदन में या जिनेवा में। तो आईएमओ का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। आईएमओ का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्वाचन करना था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 48 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 4 ऑप्शन है 1954 में, 1953 में, 1949 में, 1946 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना वर्ष 1949 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 49 की ओर। 49 में है 49 नंबर प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। और लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में किया गया था। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। 19 सितंबर को विश्व यदि इस प्रश्न में देखें 48 नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों फिर से। 48 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। ये प्रश्न तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना की गई थी। और 1949 में एक और बोर्ड था कुटीर उद्योग बोर्ड। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 49 में क्वेश्चन 49 को देखें। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया था। 19 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया था। 19 सितंबर को कुछ और महत्वपूर्ण चीज देख लें। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 नंबर प्रश्न में देखें, इसमें दिया गया है 50 नंबर प्रश्न में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले, इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति है। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है। माखनलाल
चतुर्वेदी और अन्य प्रथम पुरस्कार पाने वाले कुछ व्यक्तियों के हम नाम बताते हैं। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? देविका रानी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति शंकर जी क्रुप। और सशक्ति सम्मान हरिवंश राय बच्चन को पहली बार सशक्ति सम्मान दिया गया था। और व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति राम विलास शर्मा। और मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सिक्के नागराज राव। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 51 में। 51 नंबर प्रश्न को यदि देखें दोस्तों, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट्स में बल्ब रखा जाता है कहाँ? तो बल्ब को प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, प्रवर्तक के फोकस के बहुत करीब। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में। 52 में कहा गया है 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? टेरा, तो देखिए यदि नैनो जिसके लास्ट में ओ आए तो 10 की घात में इसका मतलब क्या हुआ? जिसके लास्ट में ओ आए तो इसका मतलब माइनस में चला जाएगा। और जिसके घात में जैसे डेक्का, टेरा, किलो, ये सब माइनस में नहीं जाएगा। तो हमसे पूछा टेरा, टेरा किस में आएगा? टेरा 10 to the power 12 में आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, टेरा 10 to the power 12 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 में। 53 में कहा गया है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः, तो मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा और हाइपरमेट्रोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। 54 में कहा गया दोस्तों एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, एक पिंड का द्रव्यमान क्या है? 2 किलोग्राम है, ठीक है, 2 किलोग्राम है। और उसका वजन कितना होगा? उसका वजन कितना होगा ये प्रश्न पूछता है हमसे। तो हम जानते हैं किसी पिंड का वजन बाहर निकालना हो तो mg होगा, mg, m गुना g, भार बराबर, तो कितना दिया हुआ है? m 2 दिया हुआ है और g का मान कितना होता है? 9.8 होता है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 में। 55 में कहा गया दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है किसी वस्तु पर किया गया कार्य। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में कहा गया है चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं, इसके लिए वो कौन सी ध्वनि का? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अल्ट्रासोनिक, चमगादड़ उच्च आवृत्तियों के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है और इस तरंग की सहायता से वे अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में। 57 में कहा गया है ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक कौन है? तो ऊष्मा के अच्छे अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक जो होता है वही ऊष्मा के अच्छा अवशोषक भी होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 की ओर। 58 में है विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला और पदार्थ की मात्रा मोल। तो मैच करें 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसमें है? 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ और मात्राओं के बारे में देखें, जैसे मूल इकाई है और एसआई मात्रक है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है दोस्तों। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोमीटर होता है। समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। विद्युत धारा एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ का मोल और ज्योति तीव्रता कैंडला। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त
किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त है जो प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया है 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। तो ये क्या सही है कि अम्लीय वर्षा ज्यादातर सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है? ये बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ये भी सही है। ओजोन परत पर सूर्य से अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। हमसे पूछा कौन गलत है? ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। नंबर डी गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ओजोन परत है जो सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने देती है। इसमें कहा कि नहीं पहुंचने देती है, जबकि ओजोन परत है जो अवरक्त किरणों को पहुंचने देती है। अवरक्त किरणों को पहुंचने देती है, ओजोन परत को पहुंचने देती है। ओजोन परत है जो अवरक्त किरणों को पहुंचने देती है, परंतु परावैंगनिक किरणों को नहीं पहुंचने देती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 की ओर। 61 नंबर प्रश्न को देखें। 61 में कहा गया है फ्लोरोसिस अस्थि रोग जो होता है किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो फ्लोरोसिस है जो पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 में। 62 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? तो थर्मोसेटिंग बहुलक कौन है? ए में है नियोप्रीन, बी में पीवीसी, सी में नाइलॉन 6 और डी में बैकेलाइट। तो थर्मोसेटिंग है जो ऑप्शन नंबर डी बैकेलाइट है जो थर्मोसेटिंग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 63 में निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो अपचायक शर्करा कौन सा है? तो अपचायक शर्करा नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है? ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 में। 64 में कहा गया है फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है। फेनोल्फथेलिन है जो एक सिंथेटिक संकेत है जिसका रंग क्या है? क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में है। तो कौन कौन सा रंग में होगा? ए में है लाल रंग और नीला रंग, बी में नीला और लाल रंग, सी में गुलाबी और रंगहीन, और डी में रंगहीन और गुलाबी। तो ऑप्शन नंबर डी रंगहीन और गुलाबी होगा। फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जो प्राकृतिक में कमजोर अम्ल है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबीन रंग दिखाई देता है। अम्लीय में रंगहीन दिखाई देता है और क्षारीय में गुलाबी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 65 में। 65 में कहा गया गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई और ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए। यह इंगित करता है, यह क्या इंगित करता है? तो भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालक नहीं करते हैं कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं वह अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 67 में दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को इंटरनोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 में। 68 में कहा गया जूट पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट के पौधा है जो तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 में। 69 में है बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल है जो बीज है अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 नंबर प्रश्न है ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ब्रेड में जो छिद्र होता है उस किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निकलने से ब्रेड में छिद्र बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की ओर। 71 में दिया गया है कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है? कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम के निर्माण में होता है और एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में है HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, किससे नहीं फैलता है? मच्छर के काटने से, बिना उबली हुई सुई प्रयोग से, HIV संक्रमण से,
असुरक्षित यौन संबंध से, तो ऑप्शन नंबर ए मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 73 की ओर। 73 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? मलेरिया, हैजा, निमोनिया या डिप्थीरिया? तो ऑप्शन नंबर ए मलेरिया है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 674 में निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता ही नहीं है? विटामिन ए का, विटामिन डी का, विटामिन B12 या विटामिन के का? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन के इसके अपवाद है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। थायराइड ग्रंथि में से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन है? थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन स्रावित होता है उसे TSH नामक हार्मोन उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। कौन? TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा उत्तेजित करता है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप व्हाट्सएप एवं फेसबुक ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।